देखिए, मैंने आपसे फ्रिक्शन के बारे में हमने बात करना स्टार्ट किया बच्चों। फ्रिक्शन के बारे में मैंने आपसे बोला कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो कोई ऐसा फोर्स नहीं है कि उसका अमाउंट फिक्स्ड है जैसे mg। उसका अमाउंट हमें पता नहीं है और उसका अमाउंट निकालने के लिए हमें दो चीजें देखनी पड़ती हैं। एक ये कि अगर दोनों ब्लॉक्स को साथ में रखना है तो उसके लिए कितने फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है, पहली चीज। और दूसरा हमें यह देखना पड़ता है कि उसकी कितनी मैक्सिमम औकात है, दूसरी चीज। इन दो चीजों को देखने के बाद हम बता सकते हैं कि ये कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा, क्योंकि अगर जरूरतें औकात से ज्यादा हैं तो इसका मतलब है वो औकात के बराबर लगेगा क्योंकि जरूरतें ज्यादा हैं। अगर जरूरतें कम है तो जितनी जरूरत है उतना लगेगा। अगर आपके पास 500 रुपए हैं और आपको 300 की जरूरत है तो 300 खर्च करोगे। अगर आपके पास 700 की खर्च करने की जरूरत है और 500 ही रुपए हैं आपके पास, तो आपने कहा मेरी तरफ से तो 500 ही हो सकता है भाई, मैं 700 कहां से लाऊं क्योंकि मेरे पास सिर्फ 500 ही रुपए हैं। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक। हमेशा फ्रिक्शन को म्यू एन कभी नहीं लगाना है। फ्रिक्शन को हमेशा कितना लगाना है, एफ फॉर्म मानना है, एफ मानना है। अगर आपने जो एफ कैलकुलेट किया है वो अगर म्यू एन से छोटा है तो आपका कैलकुलेशन सारा सही है, नहीं तो एफ की जगह म्यू एन लगाकर आंसर आएगा क्योंकि फ्रिक्शन म्यू एन के बराबर लगने वाला है। क्लियर है? तो हमारे सबसे पहले आसान सवालों की बात करते हैं। सिंगल पार्टिकल, सिंगल बॉडी सिस्टम। सिंगल बॉडी सिस्टम का मतलब दो बॉडी तो होनी चाहिए सर, कभी भी फ्रिक्शन लगे तो। सिंगल बॉडी सिस्टम का मतलब यह हुआ कि हमारी दूसरी बॉडी जो है वो फिक्स्ड है, वो चल नहीं सकती, यानी जमीन है वो फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर सकती, इसलिए हम उसे सिंगल बॉडी सिस्टम कहते हैं। टू बॉडी सिस्टम भी कहेंगे, थ्री बॉडी सिस्टम भी कहेंगे जब दोनों तीनों चल सकते हो। तो यहां पर दूसरी चीज कभी चल नहीं सकती, यानी कि कभी को ऐसी सरफेस हो इस पर एक ब्लॉक रखा हो, इसको चलाने की बात कर रहे हो, या कोई ऐसी सरफेस हो इस पर कोई ब्लॉक रखा हो, इस पर चलाने की बात कर रहे हैं। और इसमें चलने वाली चीज सिर्फ कौन सी है, एक ही चीज है, दूसरी चीज रुकी रहेगी। अब दूसरी चीज रुकी रहेगी, फ्रिक्शन क्या चाहता है, दोनों को साथ रखना, साथ रखना चाहता है फ्रिक्शन। तो इसमें से एक जो है, जैसे जमीन और इसमें ब्लॉक है, जमीन क्या कह रही है, जमीन कह रही है कि मैं तो चल ही नहीं सकती जो भी हो जाए, तो अगर साथ रखना है तो क्या करना पड़ेगा, दूसरे वाली चीज को भी रोकना पड़ेगा। यहां पर रोकना पड़ेगा क्योंकि जमीन, दो लोग हैं, एक ने कसम खा ली है कि मैं तो हिल ही नहीं सकता, जमीन ने कसम खा ली है कि मैं हिल ही नहीं सकती, इंक्लाइन प्लेन ने कसम खा ली है कि मैं हिल ही नहीं सकता। अगर हमें ब्लॉक और इसको साथ में रखना है, ब्लॉक और इसको साथ में रखना है, तो ब्लॉक को क्या करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इस सिंगल बॉडी सवाल में आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन रोकना चाहता है, यहां सही है। क्यों यहां सही है, क्योंकि दो बॉडी में एक कह रही है मैं चल ही नहीं रही हूं, दूसरी को साथ रखना है, तो फ्रिक्शन को क्या करना पड़ेगा, दूसरी बॉडी को रोकना ही पड़ेगा। लेकिन अगर दोनों चल सकती है तो रोकना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में करके देखा। रोकना उसका ऑब्जेक्टिव नहीं था, उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, सिर्फ साथ रखना, साथ रखना, या साथ चलाना नहीं, साथ रखना, चले ना चले, रुके चले, जो भी करे साथ रहे। यहां पे क्या ऑब्जेक्टिव हो गया फ्रिक्शन का, रोकना। क्यों यहां पर हो गया, एक बॉडी चल ही नहीं रही है, एक ने कसम खा ली मैं चलूंगी नहीं, तो साथ रखने का ऑप्शन क्या है मेरे पास, उसको भी रोकना पड़ेगा, तभी रुक साथ रह पाएंगे। तो यहां इसीलिए हमारे दिमाग में जनरली हम यही सवाल करते हैं, तो हमारे दिमाग में लगता है कि फ्रिक्शन हमेशा रोकना चाहता है, जबकि फ्रिक्शन हमेशा रोकना चाहता नहीं है। फ्रिक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव बड़ा है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है दोनों को साथ में रखना। तो कोई भी दुनिया का सवाल आ जाए, आपसे कोई भी पूछा जाए कितना फोर्स, देखो कितना फोर्स चाहिए कि चल दे, कितना फोर्स चाहिए कि ना चले, इस तरह के सवाल आ जाए तो आप हमेशा क्या करिएगा, आप दो चीजें लिखिएगा, एक फ्रिक्शन की औकात लिखिएगा कि एफ मैक्स इतना है, और फिर आपको जो ऑब्जेक्टिव उसने बोला है उसके लिए आप देखिएगा फ्रिक्शन की कितने की रिक्वायरमेंट है। दोनों ऑब्जेक्टिव को देखते हुए आप समझिएगा कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड, लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला सवालों के थ्रू ही हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक ब्लॉक, जमीन रखी, जमीन हमारी फिक्स्ड है, जमीन हमारी फिक्स्ड है। यहां पर एक 5 kg का ब्लॉक रखा, 5 kg का ब्लॉक रखा। अब हमने इसके ऊपर एफ फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, ठीक है, एफ फोर्स लगाया, और एफ जो है वो समय के साथ बदल रहा है। लेट्स से एफ बराबर टी, यानी 0 सेकंड पे एफ की वैल्यू 0 है, 1 सेकंड पे एफ की वैल्यू 1 है, 2 सेकंड पे वैल्यू एफ की 2 है। एकदम आसान, सबसे बेसिक सवाल लेके चला। और यहां पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू, म्यू की वैल्यू लेट्स से 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, ठीक है। सवाल है कब चलेगा, कब ये चलेगा, ये ब्लॉक, व्हेन दिस ब्लॉक विल मूव, ये सवाल है, बेसिक सवाल है, समझने की कोशिश करिए। अब आपने कहा सबसे पहला काम क्या होगा, आपने इसका नॉर्मल निकालेंगे। नॉर्मल वर्टिकल मोशन तो नहीं कर रहा है,
तो नॉर्मल कितना आ जाएगा 50 तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, तो एफ मैक्स लिखेंगे, कितना आ गया 15, कितना 25 न्यूटन। तो चेक करिए एफ मैक्स कितना आ गया 25 न्यूटन, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात है। पक्का? तो अब अपने टाइम के साथ आपने खींचना चाह रहे हैं, तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, फ्रिक्शन चाहता है कि ये दोनों साथ रहे, जमीन रुकी हुई है तो फ्रिक्शन इसको रोकना चाहता है, फ्रिक्शन रोकना चाहता है तो किधर लगेगा फ्रिक्शन, पीछे की तरफ लगेगा। कितना लगेगा, जैसे अगर 1 सेकंड पे कितने की जरूरत है, 1 सेकंड पे ये वाला फोर्स कितना है 1 न्यूटन, तो रोकने के लिए कितना चाहिए होगा 1 न्यूटन चाहिए होगा, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है 1 न्यूटन, तो और औकात कितनी है 25, तो क्या 25 लगेगा क्या फ्रिक्शन, कितना लगेगा 1 न्यूटन लगेगा। फिर आपने इसको 5 सेकंड पे कितना रिक्वायरमेंट है 5 न्यूटन, फ्रिक्शन की औकात के 5 न्यूटन से ज्यादा है तो कितना लगेगा 5 न्यूटन। 10 सेकंड पे कितना चाहिए 15 सेकंड पे, रुका रहेगा अभी भी 20 सेकंड पे, 25 सेकंड पे जस्ट रुका रहेगा, 25 से हल्का सा मूवमेंट टाइम बढ़ा तो क्या ये फोर्स की रिक्वायरमेंट, ये फोर्स 25 पॉइंट समथिंग होगा, और वो कितना लग सकता है 25 ही लग सकता है। इसका मतलब है उसके बाद ये चलना स्टार्ट कर देगा। तो क्या हम यहां पर, तो किसी ने पूछा कि अगर समय के साथ फ्रिक्शन कितना लग रहा है उसका ग्राफ खींचने की कोशिश करूं, तो क्या समय के साथ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, समय बढ़ रहा है तो फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है, कब तक बढ़ता जा रहा है 25 सेकंड तक, तो 25 सेकंड तक हमारे पास ये ऐसा ग्राफ आएगा 25 सेकंड तक, अगर चेक करिए। उसके बाद अगर 26 सेकंड हो गए तो फ्रिक्शन कितना लगेगा 25 ही लगेगा, क्योंकि उसकी औकात ही 25 है। इसका मतलब फ्रिक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन का ग्राफ समय के साथ। पक्का? अब किसी ने पूछा इसी सवाल में, आराम से करते हैं, धीरे धीरे, बहुत छोटे सवाल है, टाइम के साथ एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी का ग्राफ बनाइए, एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी का ग्राफ बनाइए, तो कब तक नहीं चलेगा 25 सेकंड तक नहीं चलेगा, तो पहले तो एक्सीलरेशन जीरो रहेगा, उसके बाद का ग्राफ सोचे, उसके बाद क्या होगा, समय बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ रहा होगा, फ्रिक्शन कितना लगेगा 25 ही, तो उस समय के बाद क्या फॉर्मूला लगेगा, टी, आपका फोर्स कितना लग रहा है टी, रोकने वाला कितना है, तो क्या इसके ऊपर नेट फोर्स रहेगा टी माइनस 25, अरे बताइए, और डिवाइड बाई मास कितना हो गया इसका 5, क्या यही इसका एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो इसका मतलब ये ग्राफ कैसा है, एक्सेलरेशन और टाइम का स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया तो यानी ग्राफ यूं हो जाएगा। इसका स्लोप कितना कोई पूछेगा, स्लोप थीटा, ऐसे छोटे सवाल बना के पूछ सकता है, थीटा कितना आएगा, एक्सेलरेशन y बराबर एम एक्स प्लस सी करिए, एक्सेलरेशन y है, टी एक्स है, टी के बगल में जो कौन सा नंबर लिखा हुआ है 1/5, तो m इसका हो गया 1/5, यानी tan थीटा की वैल्यू की थीटा कितना आ गया tan इनवर्स 1/5। पक्का? उतारिए, ये पहला सवाल था, आसान, एकदम आसान सवाल, ताकि हमें समझ में आए। पर कभी भी याद रखिएगा फ्रिक्शन उतना ही लगता है जितने की जरूरत है। क्लियर है? गुड। छोटे सवाल है, बहुत छोटे सवाल है, पर समझने की कोशिश करिए। ये एक दीवार है, ठीक है, ये 1 kg का ब्लॉक है, ये 1 kg का ब्लॉक है, यहां दीवार के सामने वर्टिकल दीवार है। इस बार यहां पर म्यू की वैल्यू जो है वो है 0.5 न्यूटन, 0.5 सॉरी, म्यू की वैल्यू है 0.5, म्यू की वैल्यू है 0.5, म्यू की वैल्यू है 0.5, ठीक है, म्यू की वैल्यू है 0.5। इसके ऊपर यहां पर हमने 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ठीक है। क्वेश्चन है कितना फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। आसान से छोटे छोटे सवाल है, पर ध्यान से करिए। 40 न्यूटन का हमने ऐसे, समझ में आया कैसे, ऐसे पेन को हमने ऐसे जाके दबा के इधर 40 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ऐसे दबाया हुआ है, यहां ज्यादा तेज दबा नहीं सकता, यहां पे दिख रहा है कि आपको 40 न्यूटन का ऐसे हमने दबा के फोर्स लगा दिया। तो पूछ रहा है कि फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फ्रिक्शन कितना लग रहा है। आराम से करिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं है रुचि विकास राकेश, आराम से एकदम ध्यान से करिए, कभी कोई सवाल गलत ना हो। बिल्कुल सही राकेश, सुनील बिल्कुल गलत। सबसे पहले क्या निकालेंगे, नॉर्मल, ताकि फ्रिक्शन की औकात पता चले।
नॉर्मल कितना होगा दीवार से? 40, क्योंकि दीवार हॉरिजॉन्टल में तो चल नहीं सकती, ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल में तो चल नहीं सकता। क्या इस ब्लॉक को अगर प्रेस करेंगे तो यहां से भी 40 का फोर्स आएगा, ब्लॉक अंदर तो घुस नहीं सकता, तो इसका मतलब है नॉर्मल कितना आएगा? नॉर्मल इस बार यहां से आएगा, कितना नॉर्मल आएगा? 40। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो गई? 20। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 होने से सवाल नहीं हो जाता, म्यू एन आंसर नहीं होता फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन का आंसर म्यू एन कभी नहीं होता, फ्रिक्शन का आंसर म्यू एन कभी नहीं होता। म्यू एन उसकी औकात है, हो भी सकता किसी पे, पर हमेशा आंसर ये नहीं होता है। कितना आया? 20। अब मुझे बताइए, ये इसका कहीं चलने की टेंडेंसी, अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? नीचे गिर जाता। क्यों? ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, ग्रेविटी इसको नीचे खींच रहा है, तो कितना फोर्स नीचे लग रहा है इसके ऊपर? mg। mg मतलब 10 न्यूटन, तो 10 न्यूटन। पर अगर हम चाहते हैं, ये यहां का फ्रिक्शन क्या चाहता है कि ये स्लिपिंग ना हो, यानी रुका रहे। यहां पे सिंगल ब्लॉक में तो रुका ना हो, चलते रुका रहे, तो नीचे गिरने से रोकने के लिए कितना फ्रिक्शन लगना चाहिए? कितना? किधर की तरफ? 10 न्यूटन चाहिए आपको, तो रिक्वायरमेंट फ्रिक्शन की कितनी है? औकात, मतलब मिल जाएगा, यानी कितना लगेगा फ्रिक्शन? 10। तो आंसर हो गया F इज इक्वल टू 10 न्यूटन अपवर्ड, 10 न्यूटन अपवर्ड। आंसर F इक्वल टू 10 न्यूटन अपवर्ड इज द आंसर। ठीक है, कितना आ गया? F 10 न्यूटन। औकात भले 20 न्यूटन है, औकात भले 20 न्यूटन है, पर 20 न्यूटन लगता नहीं है। पक्का? गुड। अगला इसी का सेकंड पार्ट, ध्यान ध्यान से करिएगा। इफ अंग्रेजी पढ़ समझ में आएगी, उस बात का भी टेस्ट हो जाएगा। इफ अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स of 10 Newton acts on the block parallel to wall, what would be the friction? Another horizontal force of 10 Newton parallel to wall acts on the block, what will be the friction? ऐसे लिखी हुई लैंग्वेज आएगी, जो लिखी है सामने देखिए, क्या समझ में आया? क्या है आंसर बताइए? जो सवाल है मैंने लिख के दे दिया, अंग्रेजी आती हो तो करो, नहीं आती है तो बैठे रहो। किधर माना 10 न्यूटन इस पे लग रहा है आपने? ऐसे ऐसे, ये हॉरिजॉन्टल है, इज इट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? लिखा है अनदर हॉरिजॉन्टल फोर्स, इज इट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन? हाँ, क्योंकि आप मेढक नहीं है, इसलिए यू लिव इन 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। दिस इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल एंड पैरेलल टू द वॉल। आपको मेढक जैसे सोचते हैं, बोर्ड पे जो बना है बस वही 2 डायमेंशन है, 3 डायमेंशन होती है, अंदर होगी दीवार। अबे ब्लॉक अगर मैंने यहां लगाया हुआ है, ये ब्लॉक लगा हुआ है यहां पर, ये ब्लॉक यहां पे लगाया हुआ है ऐसे, ये 20-40 न्यूटन दबा, ये कैसा फोर्स है? हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल? पैरेलल टू द वॉल है। तो यही नहीं पढ़ पा रहे हो तुम सालों की, हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू वॉल का क्या मतलब होता है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल, तुम्हें लगा ऊपर है कि नीचे? ऊपर नीचे क्या होता है? ऐसे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, ऐसे लगाएगा फोर्स, हॉरिजॉन्टल है। ये तुम्हें लगता है हॉरिजॉन्टल ये है, पैरेलल ये हॉरिजॉन्टल ये है सिर्फ, और ये पैरेलल टू द वॉल है। दोनों तुम्हारे लिए, तभी तो लिखा मैंने, अंग्रेजी आती होगी तो समझ में आएगा। दोनों बातों में ये कैसे हो सकता है? ये एक दिशा और होती है। हम लोग मेढक नहीं, मेढक क्योंकि 2 डायमेंशन में देखता है, मेढक की एक आंख 2 डायमेंशन में देखती है, आप लोगों को ज्यादा पता होना चाहिए। ये यहां पर हमने ऐसे फोर्स लगाए, इज इट पैरेलल टू द वॉल? इज इट पैरेलल टू द वॉल? ये है, इज इट पैरेलल टू द वॉल? इज इट हॉरिजॉन्टल? यस। तो आपने ऐसे एक फोर्स लगाया इसके ऊपर, अंदर की तरफ, अंदर मानो या बाहर मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 न्यूटन का।
ठीक है, नॉर्मल इस बार कितना रहा? 40 ही। नॉर्मल तो 40 ही रहा, फ्रिक्शन की औकात आपको बात में सर 20 ही रही। कौन सा फोर्स इसको चलाना चाह रहा है? ग्रेविटी का, और जो आपने हॉरिजॉन्टल ग्रेविटी का फोर्स नीचे चलाना चाह रहा है, हॉरिजॉन्टल का फोर्स इधर चलाना चाह रहा है। हॉरिजॉन्टल का फोर्स अगर फ्रिक्शन ना होता, यू फोर्स लगाते चल देता ना इधर। अगर फ्रिक्शन ना होता तो हॉरिजॉन्टल का फोर्स अगर मैं ऐसे लगाता तो इधर चला जाता ना। तो नेट फोर्स जो चलाना चाह रहा है कौन से है वो? ये और ये दो नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स इधर लग रहा होगा 10√2 का, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी इधर की तरफ 10√2 की। नेट एक फोर्स अंदर लग रहा है, एक फोर्स नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स आपको दिख रहा है कि तिरछा लग रहा है इधर कितने का। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी है किधर की तरफ? इधर। अरे फोटो नहीं बना पाऊंगा इसमें, क्योंकि फोटो में एक अगर हमने अंदर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन एक इधर चाहिए। अरे दिख रहा है क्या आपको? आपका रिजल्टेंट फोर्स किधर? एक अंदर है, एक नीचे है। क्या ये दोनों फोर्सेस ऐसे इस, अब ये प्लेन मैं यहां कैसे बनाऊं? तुम्हें तो ये प्लेन दिख रहा है। अरे समझ में आ रहा है? यहां वो हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें एक फोर्स अंदर है और एक फोर्स नीचे है, तो रिजल्टेंट फोर्स इधर की तरफ होगा कितना? तो फ्रिक्शन इधर लगेगा 10√2 एट एन एंगल 45 डिग्री। तो फ्रिक्शन कितना आएगा इस बार का आंसर? 10√2 एट 45 डिग्री फ्रॉम वर्टिकल। दिखना चाहिए, दिखा? ये लाइन समझ में, छोटी छोटी लाइनें समझ में, अंग्रेजी की लाइनें समझा कीजिए क्या मतलब है, वहीं फंसती है जनता। अगला, इफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल फोर्स पैरेलल टू वॉल, if external horizontal force parallel to wall is 20 Newton, then what would be the friction force? अगर मैं यहां पर थोड़ा सा 3D व्यू बनाऊं तो दिख रहा है अब आपको कि ऐसे आएगा कुछ ऐसा, इधर एक सरफेस के अलॉन्ग फोर्स आएगा, ऐसे लगा रहा है। इस बार कितना लगाया मैंने? 20 न्यूटन। तो बताइए, नॉर्मल तो अभी भी 40 रहेगा, नॉर्मल अभी भी कितना रहेगा? 40। चलाने वाला फोर्स कौन कौन है? 10 नीचे और 20 इधर। तो इस प्लेन को अगर मैं आपके सामने ऐसे बनाऊं तो क्या इसको, पार्टिकल को हमारे चलाने वाला है 10 नीचे की तरफ चलाने वाला है। अरे इस वॉल को सामने आपके ले आया ताकि आपको दिखाई दे, और क्या इधर की तरफ हमने 20 लगाया है। तो नेट फोर्स को चलाना कौन सा फोर्स चाहता है इसको चलाना? इन दोनों का रिजल्टेंट कितना? 20 से तो ज्यादा ही आएगा, 20 से तो ज्यादा ही आएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 ही लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी है? 20। क्या 10 और 20 का रिजल्टेंट 20 से तो ज्यादा आएगा? √10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर यानी कि √500 यानी 10√5 का फोर्स आएगा जो कि 20 से ज्यादा है। तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? 20 लगेगा, लेकिन किस तरफ लगेगा? रिजल्टेंट फोर्स के पीछे। तो रिजल्टेंट फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, तो रिजल्टेंट फोर्स इसका कुछ इस तरफ आएगा, ऐसा आएगा। ये एंगल अगर कोई पूछे अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू होगी 10 इनवर्स हाफ, 10 इनवर्स दिस बाय दिस, 10 इनवर्स हाफ। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? इसके पीछे। कितना लगेगा फ्रिक्शन? एफ मैक्स। क्यों एफ मैक्स क्यों लगा? क्योंकि इस बार जरूरत औकात से ज्यादा है। तो जरूरत अगर ज्यादा है तो मैं कहां से पूरा कर दूं? फिर तो मैं ऑल इन करूंगा उस केस में। तो ऑल इन कर दिया हमने। 20 जो भी आ रहा है 20 न्यूटन इज द आंसर। पक्का? अगला, ये रुका हुआ वेज है, इस पे मास m है, यहां का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है।
ठीक है। द ब्लॉक इज स्टेशनरी बताया हुआ है, इंफॉर्मेशन दे दी, ब्लॉक इज स्टेशनरी, ये बताया हुआ है, ब्लॉक इज स्टेशनरी। क्लियर है? क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय द वेज। व्हाट इज द फोर्स, सवाल की लैंग्वेज से ही आपको सिखाना है, बाकी सवाल में क्या एक बार काम बता दिया खत्म हो गया काम फ्रिक्शन। फोर्स ऑन ब्लॉक बाय द वेज, बाय द वेज, वेज ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है, वेज ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है। ये रुका हुआ है, ये दिया हुआ है कि ब्लॉक इज स्टेशनरी, इंफॉर्मेशन है ब्लॉक इज स्टेशनरी। जल्दी बताइए। कितना फोर्स लगा रहा है? मास m का ब्लॉक है, म्यू म्यू है। ये दिया हुआ है ब्लॉक रुका हुआ है, इंफॉर्मेशन है ब्लॉक रुका हुआ है। क्या क्या फोर्स लग रहे हैं हमारे, हमेशा फ्री बॉडी डायग्राम तो सोचना ही पड़ेगा, क्या क्या फोर्स लग रहे हैं। mg नॉर्मल, अगर सिर्फ यही दो लगते तो क्या नीचे गिर जाता, अगर यही दो लगते तो mg का एक कॉम्पोनेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट जीरो तो नहीं हो सकता था, तो इसका मतलब एक और कौन, फ्रिक्शन। एक और कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन। क्या तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो है, क्या तीनों, बहुत बढ़िया रुचि, क्या तीनों फोर्स का रिजल्टेंट जीरो है। फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, नॉर्मल कौन लगा रहा है, तो इसका मतलब है क्या पूछा है सवाल में, फोर्स ऑन द ब्लॉक बाय वेज का मतलब है फ्रिक्शन और नॉर्मल का रिजल्टेंट। अरे फ्रिक्शन भी कौन लगा रहा है, वेज, नॉर्मल भी कौन लगा रहा है, वेज तो हमने पूछा वेज कितना लगा रहा है, तो मतलब वेज दोनों लगा रहा है, तो दोनों ही बताओगे ना। क्या इनका रिजल्टेंट लगा रहा है, वेज कितना लगा रहा है, इनका रिजल्टेंट, तो इनका एफ और एन का रिजल्टेंट कितना आएगा। अब कॉमन सेंस थोड़ा सा भी अगर होता आपके पास तो आप कहते कि तीन फोर्स लग रहे हैं, इन तीनों का रिजल्टेंट कितना है, जीरो, यानी एफ और एन मिलके एमजी को बैलेंस कर रहे होंगे, तभी तो तीनों मिलके जीरो हैं। एफ और एन मिलकर एमजी को बैलेंस कर रहे होंगे तभी तो, अरे तीन फोर्स लगे हैं, बॉडी रुकी हुई है, इसका मतलब तीनों का रिजल्टेंट मिला के जीरो है, तो क्या एफ और एन मिलकर एमजी को बैलेंस कर रहे होंगे, तो एफ और एन का रिजल्टेंट किसके बराबर आएगा, एमजी के बराबर, ऊपर की तरफ एमजी के बराबर। अरे एफ और एन और एमजी का रिजल्टेंट मिलाकर अगर जीरो हो रहा है, इसका क्या मतलब, एफ और एन मिलके एमजी के अपोजिट बनेंगे तभी तो तीनों मिलाके जीरो हो पाएंगे, तो इसका मतलब सीधे सीधे आंसर क्या हो गया सवाल का, एमजी। आंसर क्या हो गया सवाल का, एमजी। क्लियर है? और दूसरा तरीका अगर आपको सॉल्व भी करना था तो आपने कहा इधर की तरफ नहीं चल रहा है, तो कंपोनेंट चल नहीं रहा है, तो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं अपन, कोई भी दो दिशाएं मान लेते हैं अपनी मर्जी से, तो एक इधर दिशा मान ली और एक इधर दिशा मान ली, तो एन कितना आ गया, एन माइनस एम जी कॉस थीटा बराबर जीरो। अरे चेक करिए, तो एन कितना आ गया, एम जी कॉस थीटा। और फ्रिक्शन को एफ क्यों लगाया मैंने, म्यू एन क्यों नहीं लगाया, पता नहीं है ना मैक्सिमम, नहीं पता है कि सवाल में रुका हुआ है, रुका हुआ है मतलब काम पूरा हो रहा होगा, रुका होना मतलब काम पूरा हो रहा है, काम पूरा होने में फ्रिक्शन कितना लगता है, जितनी जरूरत हो उतना लगता है। लिमिटिंग हो तब भी क्या फर्क पड़ रहा है मुझे, मैंने कहा एफ तो हमेशा सही है। मैं क्या इसमें बोला गया है सवाल में कि ब्लॉक रुका हुआ है, रुका हुआ होने का क्या मतलब है, जितनी जरूरत होगी उतना लग रहा है, तो एफ मानो उसको, फिर म्यू एन फी एन का मतलब ही क्या है। तो अब इधर की तरफ क्या फोर्स है, एम जी साइन थीटा, और इधर की तरफ एफ,
तो क्या आ गई सर इक्वेशन, एफ माइनस एम जी साइन थीटा बराबर 0। अरे चेक करिए, तो एन आ गया एम जी कॉस थीटा, एफ आ गया एम जी साइन थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट बताना है, तो अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और एफ स्क्वायर दोनों ही क्या होगा, वही होगा एम जी कॉस। और कॉमन सेंस से भी सोचते, मैं इसको बचपन में सवाल कैसे करता, ये सवाल मेरे दिमाग में जब मुझसे पहली बार बचपन में पूछा गया, बहुत पुराना सवाल, तो मैंने पूछा इस पर कौन से दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, क्या पूछा सवाल में, व्हाट इज द फोर्स बाय वेज, मैंने कहा इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है, क्या क्या नहीं, कौन कौन फोर्स लगा रहा है, तो क्या आंसर आया, एक अर्थ और एक वेज बराबर होंगे। अगर दो ही लोग इस पे फोर्स लगा रहे हैं, एक अर्थ लगा रहा है और एक वेज लगा रहा है, और ये रुका हुआ है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे तभी रुका हुआ है, तो वेज का फोर्स सीधे सीधे मैंने सोचा भी नहीं, नॉर्मल फॉर्मल फ्रिक्शन फ्रिक्शन ये सब सोचा ही नहीं मैंने सिंपल सी बात बोली कि इस पे कौन कौन से लोग फोर्स लगा रहे हैं, वेज और अर्थ, अर्थ कितना लगा रही है, तो वेज क्या 3mg थोड़ी लगा देगा, 3mg लगाता तो बैलेंस कैसे होता, तो वेज का रिजल्टेंट फोर्स तो एफ ही आना चाहिए, एमजी ही आना चाहिए, तो सीधे आंसर आता था एमजी। पर मैंने जब पूछना स्टार्ट किया फिर शीट पे भी डलवाया लोग, क्योंकि मुझे लगा कि मुझे पता नहीं था कि ये सवाल जो है इतना इतना मुश्किल हो जाता है, लोग पहले एन निकालते हैं फिर एफ निकालते हैं, जरूरत क्या है इन सब चीजों की, जब पूछा है किसने किस वेज ने कितना लगाया, जब किसने कितना लगाया पूछा है, तो मैंने कहा कि ऐसे निकाल लेते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात, गुड गुड राहुल, कितना आंसर आ गया, अगला सवाल, एक ये दीवार है, ये 2 किलो का ब्लॉक है, ये 1 किलो का ब्लॉक है, इसके ऊपर फोर्स एफ लगाया गया, यहां का म्यू 0.1 है, यहां का म्यू 0.2 है, 0.2 है, द ब्लॉक्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट वॉल, अंग्रेजी जो लिखी होगी मैं वही बोलूंगा, ब्लॉक्स आर प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, मतलब इनको दबाया हुआ है, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स, फाइंड आउट द फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल ऑन 2 kg, दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट, इसका मतलब होता है वो दबाए हुए हैं, रखे हैं, दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट, इनको व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स बाय द वॉल ऑन द 2 kg ब्लॉक, प्रेस्ड अगेंस्ट का मतलब दबा के रखा हुआ है, हिल नहीं रहे हैं, ये जे का सवाल है, ये एडवांस का, प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, व्हाट इज द फ्रिक्शन फोर्स, न्यूटन, कैसे कैसे, का फोर्स 1 kg में 1 kg 10 न्यूटन, पागल हो जाते हैं क्या, 6 न्यूटन, बहुत ही अनपढ़ हैं यार आप सभी, तो क्या आंसर आया राकेश,
दे आर प्रेस्ड अगेंस्ट का मतलब है दे आर नॉट मूविंग। सही है राकेश, बहुत ही अजीब आदमी हो यार आप लोग। आप म्यू यू देख के ये क्या रुका है कि चल रहा है? रुका है, ये दोनों रुके हुए हैं, दोनों रुके हुए तो एक ही बॉडी मान लेते हैं। दोनों रुके हैं तो एक ही बॉडी मान लेते हैं। दोनों रुके हैं तो वैसे तो अलग अलग भी चल रहे हैं तब भी एक ही बॉडी मान सकते हैं, बराबर m1 a1 प्लस m2 a2 लगाना पड़ेगा। और यहां तो रुके हुए हैं तो क्या इन दोनों पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए? कौन सा फोर्स इन्हें चलाना चाह रहा है? एफ चलाना चाह रहा है, दीवार में घुसेड़ देगा क्या है? कौन सा फोर्स चलाना चाह रहा है? कितना है नीचे जो फोर्स चलाने वाला है? 30 न्यूटन। तो हमें अगर ये रुके हुए हैं तो ऊपर कितना फोर्स लगना चाहिए? आंसर फ्रिक्शन इज 30 न्यूटन, एफ बराबर 30 न्यूटन। अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। अब जब बोल दिया कि जरूरत जितनी, जब बोल दिया कि रुके हुए हैं तो औकात नापने की जरूरत क्या है मुझे? जब बोल दिया है कि काम पूरा हो रहा है तो मतलब जितनी जरूरत है उतना लग गया होगा, मतलब औकात ज्यादा ही रही होगी। और औकात निकाल भी नहीं सकते, एफ पता थोड़ी है हमें। पर सवाल में हम एफ ही तो नॉर्मल होगा। अरे एफ से नॉर्मल आएगा। अगर रुके हुए हैं तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितने की जरूरत है उतना ही लगेगा, उसमें दिमाग लगाने की म्यू एन की कोई जरूरत ही नहीं आ रही उस केस में। म्यू एन की जरूरत तो तब आती है हमें चेक करना पड़ता है कि रुकेगा कि नहीं रुकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन वो कह रहा है सवाल में कि वो स्लिप नहीं कर रहा है। स्लिप नहीं कर रहा है मतलब साथ में है। फ्रिक्शन क्या चाहता था? रोकना। रुका हुआ है यानी फ्रिक्शन की चाहत पूरी हुई होगी, तो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा? तो इसको चलाने के लिए कौन से, इन दोनों को सिस्टम माने तो कौन चलाना चाह रहा है? ग्रेविटी। रोकने वाला यहां से तो आ नहीं रहा है, बीच वाला तो इंटरनल फोर्स हो गया, यहां से ही आ रहा है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों को रोकने के लिए, और कोई है बाहरी फोर्स जो रोके? अरे 30 के न्यूटन नीचे लग गया। अब इन पर रोकना है तो कौन है? अगर फ्रिक्शन ना होता तो क्या होता? नीचे आ जाते। तो रोकने वाला फ्रिक्शन यही लग रहा होगा। कितना चाहिए? 30। क्या काम हो रहा है? पता है हमें ऑलरेडी कि काम हो रहा है, हमारा काम हो रहा है, ये पता है क्या हमें कि नहीं चल रहा है, ये पता है हमें सवाल में। इसका मतलब फ्रिक्शन जितना जरूरत है उतना लगेगा। 6 कहां से बोल रही थी? समझिए कि क्या कह रहा हूं मैं। क्लियर है क्या मेरी बात? गुड, बहुत बढ़िया। अगला, बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा बताइए इसी सवाल में। बीच में कितना फ्रिक्शन लग रहा होगा? बीच का कभी फोर्स पूछते तो क्या पूछते हैं, क्या करना होता है? उसकी एक तरफ का है बीडी, यहां का फोर्स पूछा है तो सिर्फ 1 kg को देख लेते हैं। 1 kg को नीचे गिराने वाला कौन? 10 न्यूटन। रोकने वाला कौन? और कोई है क्या? क्यों एफ? अरे नीचे थोड़ी लग रहा है एफ की, रोकने वाला ये तो नीचे गिरना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन यहां पे लगेगा इसके ऊपर। ऊपर कितना? 10। आंसर एफ वॉल अगर पूछेगा तो ये, एफ बिटवीन पूछेगा तो 10। एफ वॉल पूछा था उसने जेई में, और कोई सवाल थोड़ी एकदम, कोई सवाल थोड़ी कैलकुलेशन हुई, तो वैसा सवाल है कि फ्री के नंबर है जिसमें फ्रिक्शन को समझ क्यों नहीं पा रहे? फ्रिक्शन कितना लगता है? जरूरत किस चीज की? इस सवाल रोकने की बार बार मत बोलो, साथ रखने की बोलो, क्योंकि यहां रोकने रोकने बोलोगे तो बाद में रोकने लग जाएगा दिमाग में। साथ रखने की, दीवार चल नहीं दी, साथ रखने मतलब यहां पे रुकना हो गया। अरे क्लियर? अगला सवाल, ये एक रफ सरफेस पे ब्लॉक रखा हुआ था एम का, और इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, ठीक है। इसको चलाना था, इसी ब्लॉक को चलाना था। इस ब्लॉक को चलाना था आगे की तरफ। एक बच्चा आया, उसने कहा अभी चलाना है इसको, उसने ऐसे धक्का मार दिया। क्या चलाता हूं मैं, ट्राई करता हूं चलाने के लिए। ऐसे चला सकते हैं ना किसी को, ऐसे रखा हुआ तो यूं चला दिया। उसने ऐसे ट्राई करा। एक बच्चा आया, उसने ऐसे ट्राई किया। एक बच्चा आया, उसने ऐसे खींच के ट्राई किया। एक बच्चा आया, उसने ऐसे खींच के ट्राई किया। किसको कम मेहनत करनी पड़ेगी? किसको कम फोर्स लगाना पड़ेगा? किस बच्चे को सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा? यह है बच्चा नंबर 1, 2, 3,
4, किसको सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा? थर्ड केस वाले को सबसे कम फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों बेटा? देखिए ये क्या कर रहा है, ये इसका एक कंपोनेंट तो चलाने की कोशिश कर रहा है। रोकने वाला कौन है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की औकात कितनी होती है? म्यू एन। म्यू एन अगेंस्ट है ना हमारे अभी इस वक्त, इस केस में फ्रिक्शन हमारे अगेंस्ट है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और फ्रिक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यहां पर साथ रखना, मतलब यहां पर क्या है? रोकना। पक्का? अभी रोकना साथ रखने में कंफ्यूजन तो नहीं होगा? 2 ब्लॉक 1 ब्लॉक में कुछ भी बोलूं उससे फर्क नहीं पड़ता। अरे समझ में आ रहा है? ये नहीं कि रट लोगे कि रोकना ही है, मेन काम तो आपको पता है साथ रखना है, रोकना नहीं होता। इसमें रोकना इसलिए हो जा रहा है क्योंकि इसमें एक ब्लॉक रुका हुआ है, तो इसमें आपने एफ फोर्स लगाया। हमारा दुश्मन कौन है? फ्रिक्शन। एक फोर्स ने तो हमारे को इसको चलाने की कोशिश की, दूसरे फोर्स ने नॉर्मल बढ़ा दिया। नॉर्मल बढ़ा दी तो फ्रिक्शन की औकात बढ़ा दी। तो यानी एक तरफ से तो हमारे को मदद कर रहा है कि चलाओ, एक कंपोनेंट हमारी मदद कर रहा है कि चलो, और दूसरा कंपोनेंट हमारे दुश्मन को खाना खिला रहा है कि तू ताकतवर बन जा। दूसरा कंपोनेंट नॉर्मल को और ताकतवर बना के हमारे दुश्मन को ताकतवर बना रहा है। यहां पे क्या फ्रिक्शन हमारा दुश्मन है? इस वाले सवाल में, इस वाले सवाल में, इस परिप्रेक्ष्य में दुश्मन है, क्योंकि इस परिप्रेक्ष्य में फ्रिक्शन हमें रोकना चाहता है और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या? चलाना। तो फ्रिक्शन का हमारे फोर्स का एक कंपोनेंट क्या कर रहा है? हमारे अगर इस फोर्स को माने तो इस फोर्स का लुक कैसा है? इस फोर्स का लुक ऐसा है कि एक ऐसा फोर्स लग रहा है और एक ऐसा फोर्स लग रहा है। तो ये तो हमारा काम कर रहा है, ये तो हमारा दोस्त मिला, पर ये हमारा दुश्मन को मदद कर रहा है, ये हमारे दुश्मन की औकात बढ़ा रहा है। कि नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन की औकात म्यू एन बढ़ जाएगी, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एक हाथ से तो हमारी मदद कर रहा है, दूसरे हाथ से हमारा नुकसान पहुंचा रहा है। अरे समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? ये तो इसका एक ही अकेला है, वो हमारी मदद कर रहा है। ये क्या कर रहा है? इसका एक हाथ से हमारे मदद कर रहा है और एक हाथ से दुश्मन से भी लड़ रहा है, उसकी भी औकात कम कर रहा है, नॉर्मल कम कर रहा है। ये दो तरफा हमारी मदद कर रहा है। क्या हमें भी कह रहा है मदद? जैसे मुझे कुछ सामान किसी से सामान लेना था, दोस्त से, उससे पैसे, उसने कहा कि 500 रुपए लगेंगे, मेरे पास पैसे नहीं है। तो एक तरफ से मेरा तीसरा दोस्त आया, वो मुझे तो अपने पैसे दे रहा है और उसको कह रहा है कि तू भी थोड़ा कम कर दे रेट। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो दो तरफा मदद कर रहा है। ये क्या कर रहा था? पैसे तो मुझे दे रहा था, पर उससे कह रहा 600 मांग, 600 मांग। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? और ये क्या कर रहा है? सिर्फ पैसे दे रहा है। ये दो तरफा काम कर रहा है। क्या दो तरफा काम कर रहा है? नॉर्मल भी कम कर रहा है, यानी फ्रिक्शन की औकात घटा रहा है, और यानी दुश्मन को कमजोर कर रहा है, और हमें चलने में मदद भी कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सिर्फ चला रहा है। तो ये और ये तो एक ही औकात के हैं। बेस्ट बच्चा कौन है? थर्ड। तो हम कहेंगे थर्ड, अगर फोर्स की रिक्वायरमेंट की बात की जाए, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स की बात की जाए, रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स की बात की जाए, तो क्या होगा? F3 सबसे कम, उसके बाद F1 बराबर, उसके बाद F2 बराबर F4। सबसे ज्यादा कौन सा फोर्स लगेगा इस केस में? F1। हो सकता है F1 में चले भी ना, हो सकता है F1 में चले भी ना। क्यों F1 में चले भी ना? ऐसा क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू बढ़ा रहा, कहीं उसको ज्यादा बढ़ा रहा हो यार। अरे चेक करिए। तो अब हम यहां पर जब किसी चीज को अलग अलग एंगल पे हम इधर से पुश, ये ऐसे इधर भेजा, ये भेजा, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे जब हम करते हैं किसी भी जनरल बॉडी को, जब हम पुश करते हैं तो ऐसे ही पुश करते हैं 99%। ऐसे जाकर इसको बीचों बीच हाथ लगाकर ऐसे पुश करने का पॉसिबिलिटी कम होती। पुश करना होगा तो यू करेंगे। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? इसीलिए जनरल परसेप्शन में ये पुशिंग है और ये पुलिंग है। वैसे ये भी पुशिंग है, पर इसके इस तरफ पुशिंग के बहुत सारे ऑप्शन में ये एक है, पर ये सारे अच्छे हैं ना। तिरछा लगना, तिरछा लगाना, सॉरी खराब है ना ये तिरछा लगाना। क्यों खराब है तिरछा लगाना? और ये तिरछा लगाना इधर अच्छा है ये। इसीलिए जनरली एनसीईआरटी कह देती है कि पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पुलिंग करना आसान है पुश करने से। पुल करोगे तो थोड़ा तिरछा, हल्का सा भी तिरछा पुल किया तुमने तो क्या होगा? फायदा मिलेगा, नॉर्मल कम होगा और चलाएगा भी। इसलिए कहा जाता है पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। पर कुछ लोग लड़ते हैं कि ये भी पुशिंग है, ये पुलिंग है, इन दोनों की औकात तो बराबर है। पर इस तरह देखो, पुल करने के 50 तरीके हैं, ये 50 तरीके, ये पुल करने, पुश करने के, उसे पुल करने के भी ये 50 तरीके। अरे चेक करिए, इसमें से सिर्फ एक ही
बराबर औकात का है, बाकी इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये है, इससे बेटर ये है। तो इन जनरल जब मैं कहूंगा एक केस में दोनों बराबर औकात के हैं, पर हर केस में कौन जीत रहा है? पुलिंग बेटर है। इसलिए जनरल स्टेटमेंट है एनसीईआरटी का बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये जेई एडवांस में असर्शन रीजन आया था एआर में, और बहुत लोग लड़ रहे थे, पर लड़ने वाली बात नहीं है कि इस केस में उनको लिखना चाहिए था एंगल पे लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जनरल स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्या है? पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। लिख लीजिए। ठीक है, पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। अब अगला ध्यान से, अब मान लो ये फिर से वही सेम ब्लॉक 5 kg का है, और यहां पे 0.5 का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है। इस पे हमने एफ फोर्स लगाया एट एन एंगल 37 डिग्री, एट एन एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री। ठीक है। व्हाट इज द मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू मेक इट मूव? व्हाट इज द मिनिमम एफ रिक्वायर्ड टू मेक इट मूव? व्हाट इज द, इसको हम 37 डिग्री पे लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगाएं कि ये चल जाए? कितना फोर्स लगाएं कि चल जाए? या ये सवाल पूछा होता व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड सच दैट इट डज नॉट मूव? एक ही सवाल है। वो बोला कम से कम कितना लगाएं कि चल जाए, या बोले ज्यादा से ज्यादा कितना लगाएं कि ना चले? तो उसी बाउंड्री के हल्का सा बढ़ा दो तो चल जाएगा, हल्का सा कम करोगे तो नहीं चलेगा। तो दोनों एक ही सवाल है। तो चल जाने के लिए क्या चाहिए आपको? क्या कब चलेगा बताइए? जब जब हॉरिजॉन्टल में जो इसको चलना चाह रहा है वो फ्रिक्शन की औकात से बड़ा हो। यानी आपने कहा कि चलने के लिए आप पहले सोचिए, बाद में वैल्यू निकालेंगे। चलने के लिए क्या चाहिए आपको? आपको चाहिए कि f cos 37 बड़ा हो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से। अरे उसकी औकात से बड़ा हो तभी तो चला देगा। फ्रिक्शन अपनी औकात लगा के भी कुछ नहीं कर पाएगा। पक्का? अब आपको एफ मैक्स लिखना है, तो पहले एफ मैक्स के लिए क्या लिखेंगे? नॉर्मल। तो वर्टिकल दिशा में फोर्स बैलेंस बताइए क्या क्या? ऊपर है नॉर्मल, और कौन सा है? एफ कॉस 37, एफ साइन 37, और नीचे 50। अरे नीचे तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई? 50 माइनस एफ कॉस 37 साइन 37 3f/5। कैलकुलेशन भी करते रहेंगे। 50 माइनस 3f/5, तो फ्रिक्शन की औकात एफ मैक्स कितना आ गया? 25, तो बताइए, माइनस 3f/10। एम आई राइट? अरे म्यू इंटू एन कर दिया। म्यू कितना है? 0.5 का मल्टीप्लाई तो कर पाओगे ना। हम चाहिए क्या? एफ कॉस 37 मतलब 4f/5। किससे बड़ा होना चाहिए? यही जो लिखा हुआ है 25 माइनस 3f/10। 3f/10 को इधर ले आए, 3f/10 को इधर ले आए, तो कितना हो गया ये? 11f/10 बड़ा होना चाहिए 25 से। अरे चेक करो, गुणा भाग तो करना आना पड़ेगा। एफ किससे बड़ा होना चाहिए? 250/11 न्यूटन से। तो यही मिनिमम फोर्स हो गया। इससे बड़ा होगा तो चल जाएगा। मैक्सिमम की ना चले, मिनिमम की चल जाए। हमने लिखा चलने के लिए, तो चलने के लिए अपने आप आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब कम से कम इतना चाहिए। अगर ना चलने के लिए लिखा होता तो ये इससे छोटा होना चाहिए। तो राकेश 50 नहीं आएगा। कितना आंसर है? 250/11 आ रहा है क्या? अरे सही है। पक्का?
अब बहुत तेजी से कैलकुलेशन करिएगा, अगला सवाल जो दे रहा हूं मैं सेम दे रहा हूं, अगला सवाल 250/11 न्यूटन आ गया, अरे आया। अगला सवाल सेम रिपीट कर रहा हूं सवाल, लेकिन अब क्या सही करिएगा, देखता हूं आपकी कैलकुलेशन का स्पीड टेस्ट है बस ये। वही 5 kg, वही म्यू की वैल्यू 0.5, वही सेम सवाल, लेकिन इस बार जो एफ लगाया हुआ है वो 53 डिग्री पे लगाया हुआ है, 53 डिग्री पे लगाया हुआ है। फटाफट कैलकुलेशन। फ्रिक्शन का कांस्टेंट लो, मतलब राकेश आप करिए, बाकी लोग। म्यू की वैल्यू 0.5 दे रखी थी, हमने यूज कर, गलत तो नहीं किया था कैलकुलेशन, पिछला सही था ना सारा, तो बताओ। ढाई सौ बटे 9, टू 250/9, अरे फिर से सही सेम काम किया होगा। अब क्या क्या चाहिए हमें, हमारा एम क्या है, चल जाए, चल जाए का मतलब हो गया एफ cos 53, cos 53 कितना हो गया 3/5, तो 3f/5 बड़ा होना चाहिए एफ मैक्स से। एफ मैक्स कैसे निकालेंगे, म्यू एन, एन कितना आया, एन आया आपके पास इस बार 50 माइनस एफ साइन 53, यानी 4f/5, 4f/5। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन होती है, 0.5 का मल्टीप्लाई किया, 25 माइनस 2f/5, 2f/5 वहां डाल दिया, तो क्या आ गया हमारे पास 3f/5। बताइए, ग्रेटर देन इक्वल टू, सब सही किया कैलकुलेशन, 25 माइनस 2f/5, हाँ तो 25 आ रहा है, तो आप तो 250/9 बोल रहे थे। एफ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना चाहिए, 25, एफ ग्रेटर देन इक्वल टू कितना चाहिए, 25। अरे चेक करिए, कैलकुलेशन गलत थोड़ी की है मैंने। आप लोग कैसे 25/9, क्या हुआ था, कुछ गड़बड़ किया मैंने? 25/9 वाले बताओ भाई। अरे 4f/10 भी लिखोगे तो भी यही आएगा, सही किया ना ये तो अभी, ठीक है चलिए परफेक्ट। एफ ग्रेटर देन 25, तो आपने क्या देखा, 37 डिग्री पे कितना फोर्स चाहिए था कम से कम, 250/11 इज 250/11 इज लेस देन 25, लेस देन 25 फॉर श्योर ना। और 53 डिग्री पर 25 न्यूटन चाहिए पक्का, 53 डिग्री पे 25 न्यूटन चाहिए पक्का। अच्छा 53 डिग्री पे 25 न्यूटन चाहिए क्या, चेक करिए, 53 डिग्री 25 न्यूटन चाहिए, चलिए अच्छा अब और देखते हैं, फिर से बताएगा कितना फोर्स लगाएं कि चल जाए, फिर से सेम सवाल है, 5 kg का है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, कितना फोर्स लगाएं कि चल जाए, जस्ट उठा दो। अरे इस बार तो फ्रिक्शन का कोई रोल ही नहीं है, चलाने का मतलब स्लिप कराना थोड़ी है, चलाने का मतलब जस्ट जमीन पे छुड़वा दो, कितना फोर्स चाहिए कि चल जाए, 50।
अरे इसका वेट कितना है 50, तो कितना फोर्स चाहिए कि चल जाए 50, तो एफ की रिक्वायरमेंट कितनी आई 50। कितना फोर्स चाहिए कि चल जाए, फिर से वही सवाल है, कितना फोर्स चाहिए कि चल जाए। इस बार फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी 25, तो कितना फोर्स चाहिए कि चल जाए 25। तो क्या आपने नोटिस किया कि अगर मैं इसको यहां पर फोर्स एफ लगा रहा हूं चलाने के लिए थीटा एंगल पर, तो थीटा की वैल्यू 0 है तो 25 चाहिए, थीटा की वैल्यू 37 है तो 250/11 चाहिए, थीटा की वैल्यू 53 है तो 25 चाहिए, थीटा की वैल्यू 90 है तो 50 चाहिए। यदि अलग अलग थीटा पे अलग अलग रिक्वायरमेंट हो रही है तो कोई ना कोई ऐसा थीटा भी मिलेगा जिसमें सबसे कम चाहिए होगा। अरे हर थीटा पे क्या अलग अलग रिक्वायरमेंट है चलाने के लिए? अरे चेक करिए, यानी इसको अगर वैसे तो पुलिंग इजियर है, पर पुलिंग में भी बहुत सारे पुलिंग है, बहुत सारे पुलिंग है। अरे अलग अलग थीटा पे अलग अलग पुलिंग है, दिख रहा है कि सब पुलिंग ही के सवाल है, पर इन पुलिंग में भी एक पुलिंग सबसे इजियर होगा। क्या अलग अलग एंगल पे अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ फोर्स चाहिए? 33 पे 250/11 आ रहा है, 53 पे 25 आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है, तो कहीं पे कम कहीं पे ज्यादा आ रहा है। 0 पे कितना आ रहा है 25, 90 पे कितना आ रहा है 50। अरे दिख रहा है क्या? तो अलग अलग समय पे अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही है, दिख रहा है क्या आपको? तो कभी ना कभी किसी ना किसी एंगल पे मिनिमम रिक्वायरमेंट आएगी। अगला सवाल, अब सवाल में सिर्फ इतना लिखा हुआ आएगा, ये 5 kg का ब्लॉक है, 5 kg का ब्लॉक है, म्यू की वैल्यू 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 है। क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू मेक इट मूव। बताया नहीं किधर लगा रहा है, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा। व्हाट इज द मिनिमम फोर्स टू मेक इट मूव, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मेक इट मूव। क्या कितना फोर्स चाहिए ताकि ये चल जाए? तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में क्या आई? पुलिंग इज इजियर। पर पुलिंग में आपके दिमाग में है कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब मुझे क्या पता किस पे सबसे कम रिक्वायरमेंट है, तो मैंने दो चीजें मान ली। माना थीटा एंगल पर एफ फोर्स लगाया, अरे थीटा एंगल पर एफ फोर्स लगाया, अरे चेक करिए पक्का। और हम चाहते कि चल जाए, चल जाए यानी क्या चाहते हैं? एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा बताइए क्या चाहते हैं? ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एस मैक्स हो। अरे बताइए एफ मैक्स हो, एफ मैक्स निकालते हैं। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी आई 0.5 इंटू 50 माइनस एफ साइन थीटा। अब थोड़ा तेज काम कर लेंगे, अरे चाहिए पक्का। तो क्या आया हमारे पास? एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आनी चाहिए? मैं भूल गया, यही 0.5। अरे बताइए इंटू 50 माइनस एफ साइन थीटा। 0.5 गंदा लगता है, इसको इधर ले आया, 2 बन गया। अरे पक्का। तो हमें क्या मिल गया? 2f साइन थीटा, 2f कॉस थीटा, बोलिए आगे, प्लस f साइन थीटा। अरे एफ ही तो चाहिए था, एक तरफ कर लिया। ग्रेटर देन इक्वल टू 50। अरे चेक करिए, इसका मतलब है f मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50/2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। अरे चेक करें, तभी तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही थी, तभी तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही थी। चेक करिए, थीटा की वैल्यू 0 डालिए, थीटा की वैल्यू 0 डालिए, तो कॉस थीटा 1 हो गया। कितनी की रिक्वायरमेंट चाहिए? कितनी की रिक्वायरमेंट आ गई 25, ये तो हमें पहले ही पता था। थीटा की वैल्यू को 90 डालिए, थीटा की वैल्यू 90 डाल के देखिए 50 किया था ना हमने अभी पहले, अभी देखा था ना ऊपर लगाकर। तो अलग अलग थीटा पे अलग अलग रिक्वायरमेंट, यही है ना रिक्वायरमेंट, इट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो क्या अलग अलग थीटा पे अलग अलग रिक्वायरमेंट आ रही है, पर हमें क्या चाहिए? मिनिमम, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ये हमें याद होना चाहिए, सिंपल, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। पता है हमें ये बात? ये पता है क्या हमें? ये पता है कि नहीं पता है? नहीं पता है?
जैसे कभी लिखा हो टू, जैसे कभी भी, चलिए कभी भी बोले फाइंड मिनिमम वैल्यू, सॉरी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो चेक करिए, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, इसमें क्या करते हैं, इसको y मान लिया, पक्का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, चलेगा क्या? तो y बराबर क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा। इज इट राइट? अरे कुछ गलत किया क्या? सही लिखा। अब मैंने a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या नंबर एक से छोटा है? क्या a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये जो नंबर है क्या वो एक से छोटा है? अरे ऊपर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये नंबर एक से छोटा है। तो हमने इसको माना a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू को कॉस अल्फा साइन अल्फा मान लिया। एक से नंबर छोटा है उसको साइन अल्फा मान सकते हैं, साइन अल्फा एक से छोटा होता है। तो अगर ये साइन अल्फा है तो कॉस अल्फा निकाला, ये है परपेंडिकुलर, यह है हाइपोटेनस, तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? बेस, बताओ क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस है, तो क्या बी बेस हो जाएगा? तो कॉस अल्फा कितना आ गया? बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया? साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा साइन थीटा, साइन अल्फा प्लस थीटा, तो इट इज बिकमिंग साइन अल्फा प्लस थीटा। अरे चेक करिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? जब ये 1 हो जाए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्का। तो आगे से हम क्या याद रख सकते हैं? हम ये याद रख सकते हैं कि कभी भी कोई बोले कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू बताइए, तो हमें यह पता है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा छोटी होगी। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी रूट 34। अरे चेक करिए, और ये बड़ी होगी हमेशा माइनस रूट 34 से। इसकी मैक्सिमम, क्योंकि जब साइन अल्फा प्लस थीटा -1 बन जाएगा सबसे छोटी हो जाएगी, तो इसका मतलब है इस फंक्शन की कभी भी मैक्सिमम वैल्यू चाहिए होगी। कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पक्का। यह है तरीका नंबर 1, यह है तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, थोड़ी मैथ्स आती रहनी चाहिए। हमने किसको माना था? वाई, क्या था वहां पे? ए साइन थीटा, इसी को ले लूं क्या? इसी की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लूं क्या? ए पे 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। मैंने कहा डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। अरे मैक्सिमम मिनिमम पे डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो डिवाई बाई डी थीटा निकाला, डिवाई बाई डी थीटा हैज टू बी 0। ये क्या आ गया? डिवाई बाई डी थीटा की वैल्यू 3 कॉस थीटा माइनस 5 साइन थीटा। इससे आ गया हमारे पास, इससे हमारे पास क्या आ गया? इससे हमारे पास आ गया tan थीटा बराबर 3/5। अरे चेक करो, tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 3/5। अरे दिख रहा है क्या? tan थीटा की वैल्यू 3/5 आ गई। तो साइन थीटा की वैल्यू बताइए। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 3/√34। और cos थीटा कितना आ गया? 5/√34। ये वो थीटा मिले जिस पर डिवाइड बाय थीटा डी थीटा 0 है, इसका मतलब y मैक्सिमम है। तो थीटा की वैल्यू ये डाली, साइन थीटा की जगह क्या डाला? y की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए। y मैक्सिमम कब है? y मैक्सिमम तब है जब डिवाइड बाय डी थीटा 0 है। डिवाइड बाय डी थीटा 0 कब है? जब ये चीज tan थीटा 3/5 है। tan थीटा 3/5 है तो sin थीटा इतना है, cos थीटा इतना है। तो y की मैक्सिमम वैल्यू निकाली, 3 की जगह 3, sin थीटा की जगह 3/√34। अरे चेक करिए, प्लस 5 इंटू 5/√34 क्या आ गया इसकी वैल्यू? ऊपर 9 + 25 34, 34 बटे
√34। इस भाई मैक्सिमम कितना आ गया इसका? √34, वही हमने लिखा है, पर आगे से याद रखेंगे। a cos थीटा प्लस b sin थीटा की कभी भी कोई मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो कितनी आएगी? √a² प्लस b²। पक्का? ना डिफरेंशिएट करेंगे ना मैथ्स लगाएंगे, याद रखेंगे। ये तो मैंने ऐसे बता दिया। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी तो क्या f की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी? अरे ये मैक्सिमम होगा तो f अपने आप मिनिमम हो जाएगा। तो यानी f मिनिमम कितना चाहिए हो गया? f मिनिमम चाहिए हो गया 50/√5, विच कम्स आउट 10√5 न्यूटन। इससे कम फोर्स नहीं चाहिए होगा। 10√5 इज द मिनिमम फोर्स। ओके ओके, सॉरी। क्लियर है? हर बात सीखते चलिए, हर लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, सवाल इसलिए करा रहा हूं। अगला अगला एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है। उसमें m मास का ब्लॉक रखा हुआ है, m मास का ब्लॉक रखा है। क्वेश्चन है व्हाट इज मिनिमम म्यू सच दैट इट डज नॉट मूव। ध्यान से सवाल को पढ़िएगा। डज नॉट मूव, म्यू की कितनी वैल्यू हो कि ये ना चले? म्यू की कितनी वैल्यू हो? व्हाट इज द मिनिमम म्यू कि ये ना चले? कितना? अभी कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं मेरे बेटा? एक तो mg और एक नॉर्मल। चलेगा तो किधर चलेगा? अलोंग द इंक्लाइन। तो mg का कौन सा कंपोनेंट चलाना चाह रहा है? तो अगर हम mg को काट के हम यहां पे लिखें, इधर की तरफ हो गया mg sin थीटा और इधर की तरफ हो गया mg cos थीटा। अरे चेक करिए। अब बताइए आप क्या चाहते हैं कि ना चले? तो रिक्वायरमेंट कितने की है आपको? f रिक्वायरमेंट कितने की है आपको? mg। तभी नहीं चलेगा क्या? आराम आराम से लिखिए, पहले सवाल है स्टार्ट में। f रिक्वायरमेंट कितनी है? mg sin थीटा, ताकि ना चले। f औकात देखते हैं, f मैक्स कितना होगा? म्यू n। n कितना होगा इस केस में? इधर तो चल नहीं रहा है, तो म्यू mg cos थीटा। ये हो गया क्या? f मैक्स। आप क्या चाहते हैं? ना चले। ना चले चाहते हैं। ना चले कब नहीं चलेगा? जब रिक्वायरमेंट औकात से कम होगी या बराबर भी होगी तो चल जाएगा। रिक्वायरमेंट औकात से छोटी होनी चाहिए, तो रिक्वायरमेंट औकात से छोटी होनी चाहिए, यानी कि mg sin थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू म्यू mg cos थीटा। अरे चेक करिए, ये जरूरत है, ये औकात है। जरूरतें छोटी होंगी तो काम पूरा होगा, तो जरूरतें छोटी होंगी तो काम पूरा हो जाएगा। तो क्या आंसर आया? म्यू का ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा। म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा। नोट करके लिखिए, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा। तो ये वैल्यू याद रखनी है, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा। नोट करके लिखिए। चलिए उतार लीजिए, म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा के बाद लिखिए म्यू इक्वल टू tan थीटा। याद रखना है इस बात को। कब याद रखना है वो बात लिख रहा हूं, जबरदस्ती एक्स्ट्रा मत, आधा बात याद रखिएगा, एक्स्ट्रा मत याद रखिएगा। On any inclined wedge,
on any inclined wedge if angle from horizontal is theta, angle from horizontal is theta, and particle is subjected upon constant vertical force, अगर mg की जगह में वर्टिकल फोर्स की जगह mg लिखता तो भी आंसर सेम आता क्या? अगर वर्टिकल फोर्स को mg की जगह वर्टिकल फोर्स का नाम F होता, आंसर सेम आता क्या? अरे समझ में आ रहा है? अरे mg की जगह F होता तो mg तो वैसे भी कट रहा है ना। तो मैं ये जो कहना चाह रहा हूं, इट मेक्स अ हेल लॉट ऑफ छोटे छोटे सवाल जो अलग अलग आते हैं और लगता है कि नए नए सवाल है, पर सब एक ही सवाल है। क्या कहा मैंने? अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है और वर्टिकल फोर्स एक सब्जेक्ट अपॉन है इस बॉडी पर, चाहे उसकी वैल्यू कुछ भी हो। क्या लिखा आपने? वर्टिकल फोर्स। क्या लास्ट लाइन लिखी है? ठीक है, कांस्टेंट वर्टिकल फोर्स ऑफ एनी अमाउंट, मतलब mg की वैल्यू 50 न्यूटन हो, 15 न्यूटन हो, या फर्क नहीं पड़ रहा। हम मून पे एक्सपेरिमेंट करें तब भी आंसर सेम आएगा, क्योंकि वहां जी बदल जाएगा, पर बदलने तो जी। अब यही सवाल पूछेगा वेज में मून पे ले गए, आपकी मौत आ जाएगी, मून पे ले गए, कुछ हो गया, पर आंसर सेम ही आने वाला, क्योंकि आंसर में mg डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कोई भी वर्टिकल फोर्स हो। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? अगर कोई वर्टिकल फोर्स इसके ऊपर सब्जेक्ट अपॉन करेगा, अगर हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा बना रहा है, तो ये कभी नहीं चलेगा। अगर क्या लिखा? एनी अमाउंट, देन वी कैन से इफ म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू tan थीटा, इट विल नॉट मूव, पक्का? And if mu is less than tan theta, it will slide. It will slide. इंटरेस्टिंग बात यहां पर यही है कि ग्रेविटी की वैल्यू पे आंसर डिपेंड नहीं कर रहा, चाहे कितना भी वर्टिकल फोर्स आ जाए। जैसे ये सवाल था, ध्यान से बताइएगा, मुझे क्वेश्चन सिर्फ इतना बताइएगा, विल इट स्लिप और नॉट, विल इट स्लिप और नॉट। यह एंगल दिया हुआ है 45 डिग्री, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है और म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.7। विल इट स्लिप और नॉट? विल इट स्लिप और नॉट? किन दो चीजों में कंपेयर करना है? म्यू और tan थीटा में। म्यू कितना? tan थीटा। म्यू हार गया, म्यू हार गया। अब इस तरह से याद रखो, म्यू हार गया तो मतलब स्लिपिंग होगी, म्यू हार गया, स्लिपिंग होगी, पक्का? एक एलिवेटर में रख दिया, एलिवेटर ऊपर की तरफ जा रहा है g/3 से, अब होगी। अरे सर में आ रहा है, पक्का? क्योंकि इसके अंदर बैठ के देखोगे तो एक सूडो फोर्स और लगाना पड़ेगा, वही सेम वेज वाला सवाल आ गया, सूडो फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, तो mg की जगह mg प्लस mg/3 हो गया। मुझे फर्क पड़ ही नहीं रहा, क्योंकि वर्टिकल फोर्स की कोई भी वैल्यू हो, फर्क नहीं पड़ रहा है। ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये थीटा 45 डिग्री है, म्यू की वैल्यू 0.7 है। स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। एक बंदा आया, इसको रोकना है, उसने आकर यहां पर इसको कस के दबा दिया 500 न्यूटन से, ऐसे जाके दबा दिया। अब बताओ स्लिपिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। वर्टिकल फोर्स का कोई भी अमाउंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। पर ये सवाल अगर आप करने जाएंगे तो आपका समय बर्बाद होगा बहुत सारा, क्योंकि सब कंपोनेंट करके इक्वेशन लिखनी पड़ेगी।
तो आप जो चीज नोटिस कर रहे हैं उसको ऐसे नोटिस करिए ताकि हर जगह इस्तेमाल हो जाए, यही है फिजिक्स और कुछ भी नहीं। तो आपने क्या देखा कि आंसर जैसे किसी ने देखा तो सबके दिमाग में आया फॉर्मूला, एक के आदमी दिमाग में आया कि यार ये तो जी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो उसको लगा ये इंटरेस्टिंग बात है। तो क्या चीज क्या देख के दिमाग में आती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको समझ में आया कि जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो जी की कुछ भी वैल्यू हो, यानी कि अगर स्लिपिंग होगी तो उसको कस के कोई आके वहां पे इसके ऊपर जाकर यहां पर एज बनाकर दारा सिंह खड़े हो जाए, कोई खड़ा हो जाए, तो भी ये स्लिप करेगा ही करेगा, कुछ भी हो जाए, जितना दबा दो कस के ऐसा। लेकिन फील आ रहा है कि दबाएंगे सब रुक जाएगा, लेकिन आपको भी दिखा कि एफ की वैल्यू क्या हो, एफ से क्या हो जाएगा, जहां जहां एमजी लिखा था वहां एमजी प्लस एफ लिख देंगे। अरे वर्टिकली तो है एमजी, एफ भी वर्टिकल, तो जहां जहां एमजी लिखा था वहां एमजी प्लस एफ हो जाएगा, पर वो एमजी तो कटने ही वाला था, तो यहां पे स्लिपिंग होगी ही होगी। क्लियर है क्या मेरी बात? थीटा 45 ही है, म्यू की वैल्यू 0.7 है। अब मैंने ऐसे फोर्स लगा के रोकने की कोशिश की, हॉरिजॉन्टल। अब रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता, अब एनालाइज करनी पड़ेगी। अरे सर यार कम से कम ये नहीं कि अब इसमें भी कुछ बोलना ही है बिना पेन चलाए, हर बात पे बिना पेन चलाए आंसर नहीं दे सकते। जो सीखा है वहां बोल दिया, यहां कहोगे नहीं पता सर, देखना पड़ेगा सवाल क्या होगा भैया, कैसे रुकेगा क्या नहीं रुकेगा। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? सिर्फ एक चीज सीखी ना आपने, तो सिर्फ उतना ही याद रखिए, हर सवाल का आंसर उसी तरीके से थोड़ी देना है। आपने कंडीशन पढ़ी कि वर्टिकल फोर्स की प्रेजेंस में अगर इसमें एलिवेटर यू चल गया होता तो सूडो फोर्स इधर लगता, तब मुझे नहीं पता क्या होता। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? पक्का क्लियर है क्या सभी को? गुड। तो अगर म्यू की वैल्यू tan थीटा से छोटी हुई तो क्या होगा? स्लिपिंग करेगा, स्लिपिंग करेगा। क्लियर है? म्यू की वैल्यू tan थीटा से कम होगी तो क्या होगा? स्लिप करेगा। चलिए एक सवाल करते हैं। लेट म्यू इज लेस देन tan थीटा, म्यू इज लेस देन tan थीटा, म्यू इज लेस देन tan थीटा। एक ब्लॉक को यहां छोड़ा गया, ये हाइट h है, ये एंगल थीटा है, वेज फिक्स्ड है, मास m का पार्टिकल है, विद व्हाट स्पीड एंड, अब काइनेमेटिक्स को जोड़ देते हैं थोड़ा सा, विद व्हाट स्पीड इट विल रीच टू द बॉटम एंड टाइम टेकन ऑल्सो, किस स्पीड से आएगा और कितना टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? सिंपल सवाल है। स्लिपिंग तो हो गया, अब गिरेगा तो नीचे, ये तो पक्का है ना, ये म्यू की वैल्यू लेस देन tan थीटा है। क्या क्या फोर्स लगेंगे इसके ऊपर? एक तो mg, एक नॉर्मल, और इधर की तरफ म्यू n। वाई म्यू n? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि स्लिपिंग हो रही है, तो अब स्लिपिंग हो रही है तो फिर रिक्वायरमेंट क्या होता है? जितनी औकात है पूरा लगेगा। पक्का? म्यू n नोट करके लिखिए। If there is slipping, then we call friction kinetic friction. हम तब फ्रिक्शन को कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहा है। स्टैटिक मतलब जब स्लिपिंग नहीं हो रही है, उस केस में जितनी जरूरत हो उतना लगता है। जब चल रहा है स्लिपिंग हो रही है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, इसलिए क्योंकि चलते चलते फ्रिक्शन लग रहा है। इट एक्ट्स इक्वल टू म्यू एन, हमेशा म्यू एन लगेगा, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। कितना लगेगा फ्रिक्शन? काइनेटिक फ्रिक्शन पूरा म्यू एन, इसमें दिमाग, स्लिपिंग हो रही है तो फिर म्यू एन ही लगेगा। कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने नाम थोड़े दिमाग में पार्टीशन कर दिए कि स्लिपिंग ना हो रही हो तो सोचेंगे जितने की जरूरत है उतने की जरूरत है, ड्रामा करेंगे सारे। लेकिन अगर स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शन कितना लगाएंगे? म्यू एन, बिना डरे। क्लियर है? स्लिपिंग हो रही हो दिख जाए तो इट एक्ट्स म्यू एन ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, इसकी दिशा के बीच पंगा नहीं है, ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, ऑलवेज अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी।
क्लियर है बेटा? गुड। तो अब क्या क्या फोर्स लग रहे हैं? यही लग रहे हैं आपके ऊपर, दिख गया आपको? ये बगल में लिख लिया ताकि हमें याद रहेगा। बताइए एन की वैल्यू कितनी आ गई? mg cos थीटा। एन की वैल्यू आ गई mg cos थीटा। चलाने वाला फोर्स कौन सा है? mg sin थीटा। रोकने वाला कौन है? म्यू mg cos थीटा। ताकतवर कौन है? क्योंकि तभी तो म्यू लेस देन tan थीटा में चलेगा। इसका मतलब है इसका एक्सेलरेशन आ गया, जो नेट फोर्स है mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा, गंदा सा आंसर आएगा, डिवाइड बाई मास। क्या इसका एक्सेलरेशन यही आएगा? कितना हुआ एक्सेलरेशन? g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा। तो याद रहे, समझ में आ गया ना? ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब तो ये क्या ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है? g कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, म्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब इसका मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो रहा है। तो वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन। कितनी डिस्टेंस चल रही है इसको? h कोसेक थीटा इन्होंने बोला। अरे ये h है तो ये लंबाई h कोसेक थीटा, अरे ये l हो गई। साइन थीटा बराबर h बाई एल, साइन थीटा बराबर h बाई एल। तो l बराबर क्या हो गया? h बाई साइन थीटा। तो हम टाइम क्या लगा सकते हैं? क्या निकालना है हमें? क्या क्या निकालना है? टाइम निकालना है। तो s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। s बराबर, तो l बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। l की वैल्यू कितनी लिखोगे? h दिया हुआ, l दिया नहीं है। h बाई साइन थीटा या h कोसेक थीटा, और a वहां दिया हुआ है। कैन यू फाइंड आउट टाइम? अरे निकाल लोगे ना। और क्या निकालना है यहां पे? स्पीड। कौन सा लगाओगे फॉर्मूला? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। तो वी स्क्वायर तो हमें निकालना है, यू स्क्वायर 0 है, प्लस 2al। अरे s की जगह l हो जाएगा। l पता है हमें कितना है? गंदे गंदे आंसर आएंगे पर आ जाएंगे, गंदे गंदे आंसर आएंगे पर आ जाएंगे। अरे क्लियर है क्या मेरी बात? वेरी गुड। स्लिपिंग हो रही होगी तो फ्रिक्शन कितना लगता है हमेशा? म्यू एन। किधर लगता है? अपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी। और स्टैटिक, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही तो फ्रिक्शन का नाम है स्टैटिक। वो उतना लगेगा, उधर लगेगा जितना और जिधर जरूरत होगी, जितना और जिधर जरूरत होगी। पक्का? गुड। स्टैटिक फ्रिक्शन जितना और जिधर जरूरत होगी उतना और उधर लगता है। लिखिए नोट करके। When we walk, चलने के प्रोसेस को स्लो मोशन में समझने की कोशिश करिए। क्या करते, कैसे चलते हैं आप? जब आप चलते हैं, ये पैर यहीं रखा हुआ है, ये पैर उठाते हैं, तो ये पैर उठाते हैं तो क्या आपका ये वाला जो पैर है उसके हील्स वाला एरिया उठने लगता है, टोज वाला टच रहता है, ऐसा ही होता है, यू होता है? अरे देखिए, जब आप ये पैर उठाते हैं, ये पैर ऐसे चलाते हैं ऐसे, तो ये वाला, ये पीछे वाला पैर को, जो पैर जो जमीन पर है दिख रहा है, मैं इतना ऊपर नहीं आ सकता। क्लियर है क्या मेरी बात? चलने का तरीका समझ में आ रहा है? क्या हो रहा है जब आप चलने की कोशिश कर रहे हैं तो जो आपका पिछला हिस्से वाला पैर है वो कुछ यूं हो जाता है, आगे वाला पैर हवा में है तो, अरे दिख रहा है क्या? ऐसे आपके पास, आप जब चलने की कोशिश कर रहे हैं, जब आगे बढ़े ऐसे, तो ये वाला पैर तो यहां पर, ये वाला पैर यूं होता है, दिखता है क्या? पीछे वाला पैर, पीछे के वाला पैर टोस पे आ जाता है। आप क्या करने की कोशिश करते हैं? आप टोस से जमीन को पीछे पुश करते हैं, टोस से जमीन को पीछे पुश करते हैं। जब टोस से जमीन को पीछे पुश करते हैं तो आपको यहां पर, अगर जमीन स्मूथ होती तो आपका टोस पीछे चला जाता, अरे यूं चले जाते आप पीछे, आपका टोस पीछे चला जाता, तो यहां स्लिपिंग हो जाती। वहां कौन आया? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या कहेगा कि तुम स्लिप ना करो, तो ये किधर जाना चाह रहा है? टोस पीछे, तो फ्रिक्शन किधर लगा? आगे लग जाता है, जिससे हमारी बॉडी आगे बढ़ जाती है। इसलिए स्मूथ सरफेस होती तो हम यहां पीछे करते, यहीं छितर जाते। समझ में आ रहा है मेरी बात? यार पीछे ऐसे बढ़ाते, यहीं गिर जाते। अभी हम आगे क्यों बढ़ पाए? क्योंकि हमें आगे बढ़ने के लिए बाहरी फोर्स चाहिए, बाहरी फोर्स कोई चाहिए। अभी इस दिशा में बाहरी फोर्स कौन सा मिलेगा? हम कहां से लाए? तो हम फ्रिक्शन को बेवकूफ बनाते हैं, कहते मैं स्लिप हो जाऊंगा, ऐसे बोला, उसे करने नहीं, आगे लग जाता है, आगे लग जाता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। अरे समझ में आ रहा है? तो जनरली जब हम चल रहे होते हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक लगता है। काइनेटिक तो, अगर ये इस समय काइनेटिक लग रहा है, अरे इस समय काइनेटिक लग रहा है पीछे, इस समय का, इस वाले, जैसे ये पैर से स्लिप कर रहा है,
इसमें कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? काइनेटिक। किधर? पीछे। लेकिन जब हम चलते हैं नॉर्मल, जब हम नॉर्मल चलते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है? स्टैटिक। किधर? जिधर आप चल रहे हैं उधर ही, जिधर आप चल रहे हैं उधर ही। अरे आप इधर दौड़ने की जब कोशिश करते हैं, इधर चलने की कोशिश, व्हेन यू वॉक, व्हेन यू एक्सेलरेट, तो फ्रिक्शन किधर लगता है? आगे। तभी आप आगे चल पाते हो। भाई आपको चलने के लिए बाहरी फोर्स चाहिए, पर इसमें फ्रिक्शन को आप थोड़ा बेवकूफ बनाते हैं। सिमिलरली साइकिल से भी फ्रिक्शन को बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि साइकिल खड़ी कर दी हमने। अब हम चाहे जितना पेडल मार ले, पूरे सिस्टम पे बाहरी फोर्स नहीं होगा तो साइकिल आगे तो नहीं बढ़ सकती। आप ऐसे सोच लीजिए कि अगर स्मूथ सरफेस पे साइकिल खड़ी हो, वहीं पैडल मारते रहे, पहिए वहीं घूमता रहेगा। अरे समझ में आ रहा है? तो हम क्या करते हैं, साइकिल से कैसे बेवकूफ बनाते हैं? हम पीछे, अगर आपको साइकिल याद है, आप पैडल घुमाते हैं, पैडल घुमाते हैं तो पैडल सिर्फ ये कर सकता है कि इसको ऐसे घुमा दे। ये साइकिल है आपकी, ऐसे आगे जाने वाले, ये वाले पैडल जब मारेंगे तो ये क्या होगा? ऐसे घुमाता है पहिए को। अरे साइकिल पता है ना क्या करती है? ये पहिए को ऐसे घुमाई, यहां पे अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये वाला पॉइंट किधर जाता? ये ऐसे घूमती तो यहां पर ये पॉइंट है, ऐसे घूमती तो ये वाला पॉइंट दिख रहा है कि आपको? मेरे हाथ पे जो रगड़ रहा है ये ऐसे दिख रहा है, ये पॉइंट किधर जाता? जमीन कहती है अरे ये पॉइंट तो इधर जा रहा है, फ्रिक्शन कहता है अरे ये तो पीछे जाने वाला है, तो फ्रिक्शन इसमें लग जाता है आगे। जैसे फ्रिक्शन आगे लगता है, ये पूरा सिस्टम आगे बढ़ने लगता है और साइकिल हमारी आगे बढ़ जाती है। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तभी कोई आप साइकिल का पहिया, कोई साइकिल आप चला रहे हो, पीछे से कोई आपकी क्लास में कोई बुली लौंडा है, उसने आपके पहिए, आपके पीछे से साइकिल को ऐसे उठा दिया, आप जितना पैडल मारो कुछ कर पाओगे क्या? क्यों? क्योंकि जब तक पहिया, जब तक फ्रिक्शन को बेवकूफ नहीं बनाओगे, आगे कैसे बढ़ोगे? फ्रिक्शन को बेवकूफ कैसे बनाया मैंने कि अरे मैं पीछे चला जाऊंगा, तो फ्रिक्शन किधर लग गया? आगे। अरे क्या मेरी बात समझ में आई आपको? इसमें कुछ जान नहीं है, ये स्लेव है। अरे ये तो स्लेव पहिया है, आपको पता है? रियर व्हील ड्राइव है आपकी गाड़ी, आप पावर किसको देते हैं? पीछे वाले को। वही काम स्कूटर में भी होता है, स्कूटर का आगे के पहिए बेकार है। 90% कार में भी यही होता है, पीछे के दोनों पहिए ही ताकतवर हैं, आगे का पहिया तो कुछ भी नहीं है, उसमें कोई जान नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही? क्यों रियर व्हील ड्राइव बनाई जाती है? जनरली क्योंकि चारों व्हील भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा पावर देंगे, इसको भी घुमा दो और तेज चलेगी, दोनों घुमाओगे, दोनों फ्रिक्शन आगे लगेगा तो और मजेदार मजा आएगा हमें। अरे समझ में आ रहा है? पर उसमें क्या होगा कि हमें घुमाना भी तो है, तो एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, हमें महंगा पड़ेगा, पेट्रोल ज्यादा लगेगा, इसलिए हम दो पहिए घुमाते हैं और काम चल जाता है हमारा। तो जनरली जितनी गाड़ियां मिलती हैं आपको, सब कितनी होती है? रियर व्हील ड्राइव। कभी कभी आप सुनते हैं 4x4 फोर व्हील ड्राइव, उसमें इंजन क्या करता है? चारों पहियों को घुमा रहा होता है, इसको भी ऐसे घुमाया, इसको भी ऐसे घुमाया, इसमें फ्रिक्शन आ गया, इसमें फ्रिक्शन आ गया, दो फ्रिक्शन और तेज चलेगी, खराब क्रूब रोड में भी चढ़ जाएगी। अब लेकिन क्या हुआ, अगर मान लो कुछ गाड़ियां ऐसी हैं जो सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव बनाती है, सस्ता करने के लिए। सस्ता करने के लिए क्यों? क्योंकि इंजन जनरली गाड़ियों में कहां रहता है? आगे रहता है, और पीछे वाले पहिए को पावर देनी है, तो यहां से वहां तक एक ट्रांसमिशन लाइन बिठानी पड़ेगी। भाई यहां पे बनेगी पावर, इसको चलाऊंगा तो ट्रांसमिशन लाइन बिठानी पड़ेगी। अगर इसी को पावर देते तो यहीं से नीचे लो, अरे ट्रांसमिशन लाइन नहीं बिठानी पड़ेगी। समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं? लेकिन फिर भी गाड़ियां पीछे वाला क्यों बनाती हैं? सस्ता पड़ता कैसे? महंगा पड़ रहा है ये ट्रांसमिशन लाइन लगा के। नैनो ने किया कि भैया हम नहीं करेंगे ऐसा। क्यों? क्योंकि आप जनरली जब गाड़ी कहीं फंसेगी आपकी कीचड़ में, तो आगे वाला पहिया पहले घुसेगा। मान लो मेरे आगे वाले दोनों पहिए हवा में आ गए, अब मेरे आगे वाले दोनों पहिए हवा में आ गए और इंजन जो है वो आगे वाले पहियों को घुमाता है, तो हम खूब एक्सीलरेटर देंगे, आगे वाले पहिए घूमते रहेंगे, मस्त, कुछ नहीं होगा। अगर पीछे वाले पहियों को इंजन घुमाता होता तो पीछे वाले पहिए चलते और वो पूरी गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकाल लाते। जनरली जब आप कहीं भिड़ने जाएंगे, कोई घुसेंगे, खाई में आपकी गाड़ी फंसेगी, तो पहला पहिया पहले फंसेगा ना, तो आगे वाले पहिए पहले फंस जाएंगे। तो दिस इज इंजीनियरिंग प्रॉब्लम, क्योंकि आगे वाले पहिए फंस गए अगर हमारे, तब इनको मैं पीछे निकालू कैसे? अब वो वहीं घूमते रहे। कई बार देखा वो कीचड़ में फंस गया, पिछला पहिया भी घूमता जा रहा है वहीं पर वो कुछ हो ही नहीं सकता, इतना फ्रिक्शन ही नहीं मिल रहा है, कीचड़ विचड़ में फ्रिक्शन नहीं मिल पा रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो जब हम चलते हैं या गाड़ियां चलती हैं तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, बेवकूफ बनाते हैं। जब कोई बॉडी स्लिप कर रही होती है तो याद रखना, जब कोई जिंदा आदमी मतलब कार भी जिंदा आदमी है जिसके पास काम करने की ताकत हो, जब कोई जिंदा आदमी चलता है जमीन पर तो हमेशा नहीं बताया जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा उसके ऊपर? स्टैटिक फ्रिक्शन, वही उसको चलाएगा। और कोई मरी हुई लाश, मतलब ये चेयर, ये जब चलेगी तो इस पर कौन सा फ्रिक्शन? ये तो स्लिप करेगी। अरे ये थोड़ी ऐसे टांग उठा उठा चलने लगेगी या पहिया घूमने लगेगा, ये तो मरा हुआ आदमी है।
तो काइनेटिक लगेगा। तो ये नहीं कि सिर्फ, क्योंकि फोटो में तो कार भी ऐसे बनाएगा, कार ऐसे चल रही है, ब्लॉक ऐसे चल रहा है, कार ब्लॉक सब एक है, पर कार ऐसे चल रही होगी तो फ्रिक्शन इस पे आगे लग रहा होगा, और ब्लॉक ऐसे घिसट रहा होगा तो फ्रिक्शन इस पे पीछे लग रहा होगा। अरे समझ में आया मेरी बात? तो जिंदा आदमी जब भी कोई चलेगा जमीन पर, क्या लिखा था आपने, एक लाइन लिखी थी, व्हेन वी वॉक, वी मतलब कौन, एनी जिंदा आदमी। जिंदा आदमी मतलब जैसे बंदर को मैंने जिंदा आदमी कहा, उसमें वो भाई बंदर, और जब रस्सी वाला सवाल था तो मैंने आपसे कहा था कि तब रस्सी की लंबाई कांस्टेंट वाली पंगे मत लगाओ, क्योंकि बंदर तो रस्सी नीचे खींच के इकट्ठा कर देगा। मरा हुआ बंदर होता, टंगा होता, तो ये ऊपर तो ये नीचे ऐसे गिरता रहता, पर ये बंदर में तो जान है ना, उसे इस आदमी में तो जान है, वो तो चलने का तरीका बना सकता है ऐसे। पर अगर कोई मरी हुई चीज है तो वो ऐसे ऐसे करके थोड़ी चलेगी, वो तो फिसलेगी सिर्फ। अरे जिंदा मरा आदमी समझ गए ना, मतलब जिसके पास इंटरनल पावर है। पक्का? लिखिए, जिंदा आदमी, यार जो भी लिखा था, व्हेन वी वॉक, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या लिखा, सिर्फ ओनली दिस मैसेज इज विजिबल, कि सर माय मैसेज इज विजिबल, यस दिस इज द ओनली मैसेज विच इज विजिबल। क्या बोला मैंने? एक्स ऑन द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। और अगर मैं रुकना चाहूंगा तो अपोजिट। अरे मैं दौड़ना जब स्टार्ट कर रहा हूं तो, जब दूर आप सोचिए, जब आप रुकना चाहते हैं तब रुकने वाला सिचुएशन सोचिए, बहुत तेज दौड़ रहा है, अचानक से रुकना हो तो कैसे रुकते हैं? आप रुकना चाहते हैं जब कभी दौड़ के चल के बाद चलते चलते चलना, तो अपने कदमों को जब देखना कि कैसे चल रहे हैं, और चलते चलते अचानक से रुकने की कोशिश करना, फिर देखना कैसे चल रहे हो। जब आप चलना चाहते हैं, आपको चलाता कौन है? फ्रिक्शन। अगर आप आगे एक्सेलरेट कर रहे हैं तो फ्रिक्शन आगे, अगर आप रुकना चाह रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जिधर चाहे उधर लग सकता है। क्या लिखा हमने? व्हेन वी वॉक बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिजायर्ड मोशन, जिधर आपको चाहिए उधर लगेगा। ठीक है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। अब तेज दौड़ने वाले और कमजोर लोगों में क्या अंतर है? जो धीरे दौड़ते तेज, तो तेज दौड़ने वाले होते हैं बहुत तेज धक्का मारते हैं पीछे। अरे उनका दौड़ अगर आप देखें तो पीछे यूं यूं करता है, ऐसा लगता है कि पीछे मारते हुए जा रहे हैं बहुत तेज। जितना ज्यादा पीछे पुश करने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन आगे लगेगा। जितना ज्यादा पीछे पुश करने की कोशिश करोगे उतना फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा। क्या दिख रहा है कि आपको? जितना ज्यादा आपने पुश किया उतना फ्रिक्शन आगे। अगर फ्रिक्शन की एक औकात है कितनी? म्यू एन। अरे समझ में आ रहा है मेरी बात? तो अगर मैं सुपरमैन होता तो क्या मेरे पीछे पुश करने वाली औकात में कोई कमी हो सकती थी क्या? मैं जितना चाहूं उतना पुश कर सकता हूं, पर उस केस में भी मैं फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं कर सकता। फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम औकात है। अरे स्लिप कर जाऊंगा तो गिरी जाऊंगा, सुपरमैन हूं या सुपरमैन हूं, समझ में आ रहा है मेरी बात? स्लिप नहीं करना है तो मैक्सिमम कितना फोर्स आगे लगवा सकता हूं अपनी बॉडी पर? म्यू एम जी। तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन मेरा कितना हो सकता है? म्यू जी। अरे म्यू जी, मान लो बोले कि एक रोड है जिसका म्यू की वैल्यू 0.5 है, म्यू की वैल्यू 0.5 है। तो चेक करिए, उसमें बोला उसमें एक सुपरमैन इस पे दौड़ा और वो 2 सेकंड में 500 मीटर चला गया। तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा सुपरमैन दौड़ा हो या कोई भी दौड़ा हो, सच्चाई है कि नहीं है। बोलेगा बताओ ये सच है कि गलत है? मैंने कहा सुपरमैन भी दौड़ेगा तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है उसका? म्यू जी। अरे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है सुपरमैन का भी? इससे ज्यादा, क्योंकि फ्रिक्शन ही तो चलाएगा सुपरमैन को भी। अरे फिजिक्स तो सुपरमैन के लिए भी नहीं बदलने वाली, और बहुत गलत दिखाते सुपरमैन की हर मूवी में आधी फिजिक्स गलत है, और फिर भी म्यू जी इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा, एक्सेलरेशन आया। कितना है म्यू जी की वैल्यू? 0.5 इंटू 10 यानी 5, यानी एक्सेलरेशन इसका कितना आया? 5। तो एस बराबर हाफ ए डी स्क्वायर। तो 2 सेकंड में दूरी कितनी चलेगा? हाफ इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2, अरे हाफ ए डी स्क्वायर। कितना आया? 10 मीटर। तो सुपरमैन भी इस रोड पर 2 सेकंड में 10 मीटर ही चल पाएगा। अरे सुपरमैन चाहे कुछ भी हो जाए, सुपरमैन भी इस पे चलेगा तो 2 सेकंड में 10 मीटर। सुपरमैन मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना ले सकता है जमीन पर? म्यू जी। सिंपल सी बात है।
सुपरमैन की खास सुपरमैन ये याद रखना कि चलता हुआ आदमी और घिसता हुआ ब्लॉक दोनों अलग अलग बातें हैं। घिसता हुआ ब्लॉक जब चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। चलता हुआ आदमी, गाड़ी, घोड़ा, साइकिल फाइकिल जब चल रही होगी तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। वो कितना लगेगा? जितने की जरूरत हो। किधर लगेगा? जिधर जरूरत हो। आगे भी लग सकता है, पीछे। अगर वो बोलेगा स्पीड बढ़ा रहा है तो आगे लग जाएगा, बोलेगा स्पीड घटा रहा है, रुकना चाह रहा है तो पीछे लग जाएगा। पक्का? दैट्स इट फॉर टुडे। बाय। सभी को एंजॉय योर लाइफ। इफ यू एंजॉय, अदरवाइज नहीं। हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी एजुकेशन, चाहे वो आईटी जेई की तैयारी कर रहा हो या नीट की तैयारी कर रहा हो, फ्री होनी चाहिए। इस बात का फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है। इसीलिए हम अपने पूरी टीम की मेहनत, जो हमने सालों साल एक्सपीरियंस से और आज की डेट में भी मेहनत करके बनाया है, वो सब हम फ्री यूट्यूब पे डालना चाह रहे हैं। पर आप समझते हैं कि चीज़ों को डेवलप करने के लिए हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने अपने सारी पूंजी को खर्च कर दिया है। अब मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप कर सकें तो, अगर संभव हो, फाइनेंशियली आप पे लोड ना आए, तो हम चाहते हैं कि हमारा इस मिशन, जो हम बेस्ट पॉसिबल एजुकेशन फॉर फ्री सारे बच्चों को देना चाहते हैं, उसमें हमें सपोर्ट करें। इफ यू फाइंड इट वर्दी, प्लीज स्कैन दिस QR कोड and contribute whatever you can.